हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कलचुरी वंश की। कलचुरी जो राजवंश था, तो कलचुरी राजवंश जो है मेनली हम फोकस करेंगे एमपी के हिसाब से। तो दो ही इसकी जो शाखाएं हैं, एक त्रिपुरी है और एक महिष्मती, या जिसको महेश्वर आज हम जानते हैं, वहाँ की हम बात करेंगे। और उसके अलावा जो छत्तीसगढ़ में जो दो चले गए हैं, एक तो रतनपुर है और एक है रायपुर, उसके बारे में मुझे बात नहीं करनी है क्योंकि एमपीपीएससी में वो आपको नहीं आएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड आप समझ लीजिए। और आपको पहले से ही बता देती हूँ, जब आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको कई सारे राजाओं के नाम मिलेंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप फ्लो चार्ट बना लीजिएगा, एक के बाद एक कौन से राजा आ रहे हैं, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। और हो सकता है कि एक बार में आपके दिमाग में ना बैठे, लेकिन एक दो बार जब आप सुनोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि कभी भी आपको इससे क्वेश्चन आ सकता है। और जैसे कि नया पीएससी का जब सिलेबस आप देख रहे हो, उसमें अब ज़्यादातर एमपी का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो आपको 3 मार्कर्स पीटी और उसके अलावा मेंस के लिए भी ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए इसी के साथ आगे शुरुआत करते हैं। तो कलचुरी जो है प्राचीन भारत का विख्यात त्रिकुटा आभीर राजवंश था। ध्यान रखिएगा, त्रिकुटा आभीर राजवंश था। इस वंश की शुरुआत आभीर राजा ईश्वर सेन ने की थी। कलचुरी नाम से भारत में दो राजवंश थे, एक मध्य तथा पश्चिम भारत, जो मध्य में हो गया आज का मध्य प्रदेश, तथा पश्चिम भारत में राजस्थान, जिसे चेदी है या उत्तरी कलचुरी भी कहते थे। दूसरा था दक्षिण कलचुरी, जो कि वर्तमान में कर्नाटक के क्षेत्रों में आज उसे हम चिन्हित कर सकते हैं। तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन भारत के 16 महाजनपद थे, जिसमें से एक जो था वो चेदी था। इसका जो शासन क्षेत्र था मध्य तथा पश्चिमी भारत में था। आधुनिक बुंदेलखंड तथा उसके सीमावर्ती के भूभाग तथा मेरठ इसके अधीन थे। शक्तिमती या संथिवती भी इसका नाम था। ध्यान रखिएगा, शक्तिमती या संथिवती भी इसकी राजधानी थे, इसका जो इसकी शक्ति का जो केंद्र था। तो याद रखिए एक चीज और, कि चेदी पर शासन करने के कारण इन्हें चेदी वंश का भी कहा जाता है। लेखों में वे अपने आप को है वंशी सहस्त्रार्जुन कीर्ति वीर्य का वंशज मानते हैं। इससे यह प्रतीत होता है या माना जाता है कि वे चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। महिष्मती या महेश्वर में जो कलचुरी जो राजवंश था, इसके जो संस्थापक हैं, या आप कह सकते हो कि जो पहले ज्ञात जो शासक हैं, जिनका नाम कई अभिलेखों में है और कई अन्य स्रोतों से पता चला है, वे थे कृष्णराज प्रथम। और अंतिम जो इसके शासक थे वे थे बुद्धराज। इसी प्रकार जब हम त्रिपुरी या जबलपुर के बारे में बात करते हैं, तो इसके जो प्रारंभिक शासक थे वामराज देव थे। और इनके कोकल या कई जगह आपको कोलल भी मिलेगा, कोकल भी मिला है, कोकल्स भी कई जगह इनका नाम मिला है। कोकल्स प्रथम जो थे, ये इसके संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। और रतनपुर में ध्यान रखिए कलिंग राज संस्थापक थे और रघुनाथ सिंह इनके अंतिम शासक थे। इसी प्रकार रायपुर में रामचंद्र देव इसके प्रथम वो थे, और उसके बाद जो लास्ट जो थे अमर सिंह थे। तो लेकिन अब चलिए हम महिष्मती की ही बारे में बात करते हैं। तो कलचुरियों की जो प्राचीन राजधानी जो थी महिष्मती थी। यहाँ के जो प्रथम शासक थे, इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए माना जाता है जो प्रथम शासक थे वे कृष्णराज थे, और जिनका जो कार्यकाल था वो 550 ईस्वी से लेकर के 575 ईस्वी तक था। कुल मिला के इन्होंने 25 वर्ष इन्होंने राज किया था। इनके चांदी के जो सिक्के हैं बेसनगर, जिसे हम विदिशा कहते हैं, तेवर, पट्टन तथा में आदि प्राप्त हुए थे। इसके बाद उनके पुत्र शंकरगण ने सिंहासन संभाला, जो 575 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी तक चला। उन्होंने भी लगभग 25 वर्षों तक राज किया। इसके बाद बुद्धराज आ गए। बुद्धराज को चालुक्य शासक मंगलेश, ध्यान रखिएगा पीजी के हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्धराज को चालुक्य शासक मंगलेश से युद्ध करना पड़ा था, जिससे वे पराजित हो गए थे। परंतु इसी बीच क्या हुआ, मंगलेश एवं पुलकेशी की आपस में लड़ाई हो गई, और जिसका लाभ जो है बुद्धराज को मिला, और वे कुछ समय के लिए फिर से शक्तिशाली हो गए थे। परंतु ये जो समय है उनका बहुत दिनों तक नहीं चल पाया, और कहीं ना कहीं एक जो बहुत बड़ा जो उनके राज्य का जो भाग था वो पुलकेशी ने छीन लिया था। और इस प्रकार क्या हुआ, ये जो कलचुरी शासन है वह कमजोर होता गया और धीरे धीरे क्षीण हो गया। तो ध्यान रखिएगा इसके साथ ही मंगलेश और जो पुलकेशी है, दोनों ही चालुक्य राजवंश से संबंधित थे। आपस की इनकी अपनी टसल थी, इनकी अपनी लड़ाई थी, जिसका फायदा कुछ दिन तक
बुद्धराज को मिला, लेकिन ये फायदा बहुत दिन तक नहीं चला और इसके बाद देखेंगे कि इस राज्य का पतन हो गया। तो ध्यान रखिएगा, हमको महिष्मति में हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले कृष्ण राज आ रहे हैं, उसके बाद शंकरगण हैं, फिर बुद्ध राज हैं। 3 ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर इनके राजा हैं। मेरे ख्याल से अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा। और इसके बाद होता क्या है, चालुक्यों से पराजित होने के बाद बुद्ध राज के जो वंशज हैं वो महिष्मति को छोड़ करके चेदी देश की ओर भाग गए और त्रिपुरी जो जबलपुर पे है उसको अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। प्राप्त अभिलेखों के अनुसार इस शाखा के जो प्रारंभिक शासक थे वे थे वामराज देव, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में कलिंजर को जीतकर अपनी राजधानी वहां स्थापित की थी। शीघ्र ही उन्होंने बघेलखंड को भी जीत लिया था तथा उत्तर में गोमती नदी से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक उन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। उन्होंने परम भट्टारक, ध्यान रखिएगा, महाराजाधिराज तथा परमेश्वर की उपाधि ग्रहण की थी। कभी कभी पीटी में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इसको ध्यान रखिएगा। उसी समय से कलचुरी जो थे चैग भी कहलाने लगे थे। चैग, ध्यान रखिएगा, कलचुरी उसी समय से चैग कहलाने लगे थे। और शायद कहा जाता है उन्हीं के शासनकाल में जो कलचुरियों की जो राजधानी है कलिंजर जो थी, जहाँ पे थी, उस समय नर्मदा के तट पर अब त्रिपुरी में स्थानांतरित हो गई। पहले महेश्वर भी नर्मदा के तट पर था और त्रिपुरी भी नर्मदा के तट पर यहाँ पर स्थानांतरित कर दी गई। अब वामराज देव के पश्चात की 2-3 पीढ़ियां कौन थी, कौन राजा थे, इनके बारे में कुछ विशेष कोई उल्लेख नहीं है, कुछ खास जानकारी नहीं है। लेकिन इसके बाद जो 2-3 पीढ़ी के बाद जो राजा बने जिनका नाम आता है वह है शंकरगण प्रथम। तो ध्यान रखिएगा, महेश्वर में शंकरगण आए थे, इसके बाद जो शंकरगण प्रथम है यहाँ ये त्रिपुरी शाखा में है। शंकरगण का जो शासन काल था वह 8वीं शताब्दी के आरंभिक भाग में अनुमानित किया जाता है। इसके बाद लक्ष्मण राज प्रथम कलचुरी नरेश बने और जो कारी तलाई जो शिलालेख है जो मिला था उसके आधार पर यह माना जाता है कि उन्होंने राष्ट्रकूट राजाओं की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो कई बार क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं कि कौन वो कलचुरी राजा थे जिन्होंने राष्ट्रकूट राजाओं की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो ध्यान रखिएगा, लक्ष्मण राज प्रथम वे थे। इनका जो शासनकाल है ये 825 ईस्वी से लेकर के 850 ईस्वी के मध्य माना गया है। लगभग 25 वर्ष इन्होंने भी राज किया था। इसके बाद त्रिपुरी शाखा में जो अगले शासक थे वो था कोकल्स या कोकल, जैसा कि मैंने बताया कोकल प्रथम। वो काफ़ी प्रतापी राजा था। हालांकि इनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि लक्ष्मण राज से उनके क्या संबंध थे, लेकिन उनके शासनकाल का क्योंकि कोई अभिलेख भी प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जैसा कि उनके उत्तराधिकारियों से जो पता चला है, उनके अभिलेखों से जो पता चला है, वे काफ़ी महत्वाकांक्षी तथा प्रतापी राजा थे। उन्होंने जितने भी समकालीन जो राजवंश थे उनके साथ उन्होंने काफ़ी अच्छे संबंध स्थापित कर लिए थे, चाहे वे चंदेल हो, चाहे राष्ट्रकूट हो, चाहे बंगाल के पाल हो। उन्होंने कहीं मित्रतापूर्ण या वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपना जो वर्चस्व है काफ़ी दूर दूर तक फैला लिया था। इनका जो कार्यकाल है वह 850 से लेकर के 890 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इससे कहा जा सकता है इनका जो शासनकाल काफ़ी लंबा था। उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक राज किया। कोकल ने प्रतिहार शासक भोज एवं उनके सामंतों को हराया था। ध्यान रखिएगा, प्रतिहार शासक की बात कर रही हूँ, परमार शासक राजा भोज की बात नहीं कर रही हूँ। और कोकल ने तुरुष्क, वंग एवं कोंकण पर भी अधिकार कर लिया था। तो इससे आप जान सकते हैं कि काफ़ी प्रतापी राजा थे वो। बिल्हरी में जो लेख मिला है, बिल्हारी, ठीक है, बिल्हारी कहाँ है? जबलपुर में। कभी आपको 3 मार्कर में भी पूछ सकता है। में कोकल के विषय में कहा गया है कि समस्त पृथ्वी को विजित कर उसने दक्षिण में कृष्णराज एवं उत्तर में भोज को अपने 2 कीर्ति स्तंभ के रूप में स्थापित किया था। तो कोकल प्रथम के बाद उनका बेटा शंकरगण द्वितीय गद्दी पर आसीन हो रहा है, जिनका शासनकाल 890 से लेकर के 990 ईस्वी के मध्य माना गया है। लगभग 20 वर्ष इन्होंने शासन किया। शंकरगण के पश्चात उनका बेटा बालहर्ष सिंहासन पर बैठा, पर उसका शासन बहुत ही अल्पकालीन था, वे जल्दी मर गया और उसके अलावा उसके संतानहीन थे। इसके बाद उनका छोटा भाई जो था केयूर वर्ष, जिसे युवराज देव प्रथम भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, केयूर वर्ष कौन है? उनका जो असली नाम, जो बाद में नाम का प्रचलित हुआ युवराज देव प्रथम, उनका असली नाम क्या था? केयूर वर्ष। कभी पीटी में आपको पूछा जा सकता है। ये लगभग 915 ईस्वी पे सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सुविख्यात कवि एवं नाटककार कविराज राजशेखर युवराज देव प्रथम के आश्रय में रहते थे। राजशेखर ने त्रिपुरी में रहते हुए ही उन्होंने विद्वशाल भंजिका नामक नाटक एवं काव्य मीमांसा नामक अलंकार ग्रंथ रचे थे। युवराज देव का शासन जो है 915 से लेकर के 945 ईस्वी के बीच माना गया है। उन्हें उज्जैनी भुजंग के नाम से भी जाना जाता था।
युवराज देव प्रथम के पश्चात ध्यान रखिएगा उसके बाद उनके जो पुत्र हैं लक्ष्मण देव द्वितीय गद्दी पर बैठे हैं और वे भी अपने पिता के समान काफ़ी महाप्रतापी थे और काफ़ी बेहतर राजा थे। उनका जो शासनकाल है 945 से लेकर के 970 ईस्वी के मध्य माना जाता है। तो हमने यहाँ तक लक्ष्मण राज प्रथम और लक्ष्मण राज द्वितीय की बात कर ली है। थोड़ा कन्फ्यूज़न जरूर हो सकता है आप लोग को नाम में कि प्रथम द्वितीय कहाँ आ रहे हैं, क्योंकि पता नहीं क्या ट्रेंड था, लोग रिपीटेड वही नाम रखते थे जो भी था अपने एंसेस्टर्स को याद करने के लिए। तो इसको जरूर आप फ्लो चार्ट बना लीजिएगा, नहीं तो आपको हो सकता है पॉइंट्स तो याद रहें लेकिन नाम कौन किसके बाद आ रहा है आपको पता होना चाहिए, उनके शासनकाल की जो मेन इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं। क्योंकि एमपीपीएससी में बहुत ज़्यादा आपको गहराई से क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा, क्वेश्चन थोड़ा उथले ही आएंगे इस मामले में, लेकिन यह है कि आपको याद जरूर होना चाहिए। लक्ष्मण राज द्वितीय के बाद उनका पुत्र शंकरगण तृतीय, ठीक है, शंकरगण तृतीय साहब आ गए हैं, गद्दी पर बैठते हैं। उनके राज्यकाल की घटनाओं के संबंध में कुछ विशेष जानकारी नहीं है, पर ऐसा उल्लेख से पता चलता है कि उन्हें कन्नौज के प्रतिहार तथा महोबा के चंदेलों से युद्ध करना पड़ा था और चंदेल ने ही उन्हें युद्ध में और चंदेल से हुए उस युद्ध में वे मारे गए थे। उनका शासनकाल 970 से लेकर के 910 ईस्वी के बीच माना गया है। मात्र 10 वर्ष इन्होंने रूल किया था। शंकरगढ़ के उपरांत उनके जो छोटे भाई युवराज देव द्वितीय जो थे वे गद्दी पर बैठते हैं। उनके शासनकाल में त्रिपुरी को काफी बुरा समय देखना पड़ा था, क्योंकि परमार नरेश जो वाकपति मुंज था उन्होंने त्रिपुरी पर आक्रमण कर उस पर अपना अधिकार कर लिया था। परंतु उसी समय क्या होता है, दक्षिण भारत से जो चालुक्य नरेश तैलप थे उन्होंने मालवा पर आक्रमण किया, जिसके वजह से मजबूर होकर के जो परमार नरेश जो मुंज थे उन्हें कलचुरियों के साथ संधि करनी पड़ी थी और उनकी राजधानी त्रिपुरी उन्हें वापस लौटानी पड़ी थी। इनका जो शासनकाल है 980 से लेकर के 990 ईस्वी के मध्य माना गया है। मात्र इन्होंने 10 वर्ष शासन किया था और वो भी ऐसा शासन था जो कि काफी उथल पुथल भरा था। अब आप देखोगे कि युवराज देव द्वितीय जो हैं इनके बाद इनका पुत्र कोकल्स या कोकल द्वितीय गद्दी पर बैठ रहा है। इनका जो राज्यकाल के जो अभिलेख है वो गुर्गी से प्राप्त हुआ था, ध्यान रखिएगा, गुर्गी से। उन्होंने कलचुरी राज्य को पुनः दृढ़ करने का काफी कोशिश किया था। इनका जो शासनकाल है लगभग 25 वर्ष, लगभग 990 ईस्वी से लेकर के 1015 ईस्वी के मध्य माना जाता है। हालांकि गुर्गी कहाँ स्थित है ये मुझे नहीं मिला है, मुझे नहीं पता। अगर किसी को पता हो गुर्गी कहाँ है तो कृपया बताइएगा। कोकल द्वितीय के उपरांत 1015 ईस्वी में उनका पुत्र जो है गांगे देव, ध्यान रखिएगा, गांगे देव राज सिंहासन पर बैठते हैं। वे भी काफी प्रतापी और महत्वाकांक्षी राजा थे। उनके कार्यकाल के जो 2 अभिलेख हैं ध्यान रखिएगा, मुकुंदपुर तथा पियावन में प्राप्त हुए थे। आप लोग को पता ही होगा जो मुकुंदपुर है वो सतना जिले में है, पियावन जो है वो रीवा जिले में जो सिरमौर तहसील है वहाँ की बरदहा घाटी पे पियावन है। पियावन एक यहाँ पे फेमस जलप्रपात भी यहाँ पर है। एक बार पीटी में क्वेश्चन आ भी चुका है कि पियावन जलप्रपात कहाँ है, ध्यान रखिएगा, रीवा के पास में है। रीवा तहसील, रीवा की जो सिरमौर तहसील है वहाँ पे है। तो इस तरह से जो इनके 2 जो अभिलेख है मुकुंदपुर तथा पियावन में मिल रहे हैं, किसके, गांगे देव के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात जो उनका पुत्र है कर्ण, उसने साम्राज्य संभाला। वह बहुत ही प्रतापी तथा महत्वाकांक्षी राजा थे। इन्हें लक्ष्मी कर्ण या कर्ण राज के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने कलिंगापति की उपाधि ग्रहण करी थी, ध्यान रखिएगा, कलिंगापति की उपाधि ग्रहण की थी। और कर्ण ही वो जो राजा है जिन्होंने परमार राजा भोज को पराजित किया था, ध्यान रखिएगा, राजा भोज परमार वंश वाले, ठीक है। और उन्होंने चंदेलों और पालों पर भी विजय प्राप्त की थी। तो आपको अगर अब ध्यान होगा जो कोकल जो मैं बता रही थी प्रथम, उन्होंने प्रतिहार राजा भोज को हराया था और जो कर्ण है यहाँ पर उन्होंने परमार राजा भोज को हराया था। उनके जो अभिलेख है बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि इन भागों पर भी उनका अधिकार था। कर्ण का जो राज्य है गुजरात से लेकर बंगाल और गंगा से लेकर महानदी तक फैला हुआ था। उनके राज्यकाल के 7 अभिलेख रीवा, सिमरा, बनारस, पैकोरे, गोहरवा तथा सारनाथ में प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जो अभिलेख एक रीवा में प्राप्त हुआ है उससे यह पता चलता है कि इन्होंने अपने शासन के प्रथम 7 वर्षों के भीतर ही पल्लव, चोल तथा कुंतल देशों को जीत लिया था। इसके बाद इन्होंने गुर्जर देश पर आक्रमण किया था और वहां के जो राजा भीम थे उनको पराजित कर दिया था, लेकिन बाद में संधि कर ली थी। संधि इसलिए की थी क्योंकि ये मालवा के जो परमार शासक थे उनके ऊपर आक्रमण करना चाहते थे, क्योंकि अपने पिता गांगे देव जो पराजित हो गए थे राजा भोज से, उसका ये बदला लेना चाहते थे। तो जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है कि कर्ण ने परमार राजा भोज को पराजित कर दिया था। इन दोनों ने मिलकर के आक्रमण किया था और वहां पर जीत हासिल की थी।
हालांकि जो राजा भीम थे और कर्ण थे, इनके बीच समझौता हुआ था कि अगर हम जब जीत जाएंगे तो दोनों राज्यों को आधा आधा कर लेंगे, लेकिन बाद में कर्ण जो थे अपने उससे मुकर गए थे। तो जिसके कारण फिर से राजा भीम ने क्या किया था, यहाँ पर कर्ण के ऊपर, या आप कह सकते हैं कलचुरी वंश पर आक्रमण कर दिया था। तो फिर कुछ लूट मार ये सब होती है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उस पर हम नहीं जाते। लेकिन ध्यान रखिएगा 1052 ईस्वी तक कर्ण का जो ऐश्वर्य है वो अपने शिखर पर पहुंच चुका था। कभी कभी कमेंट सेक्शन में मुझे शिकायत मिलती है कि मैडम आप बहुत जल्दी बोलते हो। जल्दी इसलिए बोलती हूँ ताकि आप लोग के लिए वीडियो बहुत बड़ा ना हो। मैं नहीं चाहती आप लोग को बहुत ज़्यादा, आप लोग का स्टूडेंट्स हो, इतना ज़्यादा डेटा खर्च हो। हालांकि मेरे पास तो वाईफाई है, इतना मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ आप लोग को सोचते हुए मैं थोड़ा सा उसको शॉर्ट में रखना चाहती हूँ। और जब भी ऐसी दिक्कत हो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर सुन लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए, तो आपके लिए आसानी होगी। जैसा कि मैंने बताया कि 1052 ईस्वी तक कर्ण का जो ऐश्वर्य है शिखर पे पहुंच चुका था। उसने लगभग सभी राजवंशों को या तो किसी को हरा दिया था और या तो सबके साथ उसने संधि कर ली थी, इसलिए उसने चक्रवर्ती पद को भी प्राप्त किया था। इसीलिए ध्यान रखिएगा उसे हिंदू नेपोलियन भी कहा जाता है, राजा कर्ण या लक्ष्मी कर्ण या कर्ण राज। ध्यान रखिएगा तीनों नाम से प्रसिद्ध थे, इसलिए इन्हें हिंदू नेपोलियन की भी संज्ञा दी गई है। लेकिन जो इनकी जीत थी बहुत दिन तक कायम नहीं रह पाई, क्योंकि बहुत से क्षेत्र जो थे इनके हाथों से निकल गए थे। उदाहरण के लिए मालवा के परमार शासक जयसिंह ने अपने शत्रु, जो उनके चालुक्य जो शत्रु थे, उनके साथ मित्रता कर ली थी और चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम की मदद से मालवा पर आक्रमण किया और अपना राज सिंहासन वापस ले लिया। तो उसी प्रकार चंदेल भी स्वतंत्र हो गए थे और कर्ण को पराजित करके स्वतंत्र होने का जो श्रेय है चंदेल शासक कीर्तिवर्मन को जाता है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पीटी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिए, क्योंकि कर्ण पर प्राप्त इस महान विजय के उपलक्ष्य में कृष्ण मिश्र द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय नामक नाटक रचा गया था। इसमें बताया है कि कीर्तिवर्मन ने किस प्रकार एक महान विजय प्राप्त की थी और उसमें जो उसकी मेन हेल्प की थी उनके वीर सेनापति गोपाल ने की थी। तो इसके बाद क्या होता है, कर्ण एक बार फिर से अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करने का प्रयास करते हैं और अपने अंतिम समय में वो मालवा पर भी आक्रमण करते हैं। और इस आक्रमण करने से पूर्व उन्होंने चालुक्य सम्राट सोमेश्वर द्वितीय से संधि कर ली थी और उसके बाद जो दक्षिण भारत में जो गंग नरेश उदयादित्य थे, इनके साथ भी इन्होंने संधि कर ली थी। इन तीनों राजाओं ने मिल करके मालवा पर आक्रमण किया था और उसमें जो युद्ध हुआ था उसमें जो परमार शासक जयसिंह थे वो युद्ध में मारे गए थे और उस बीच वहाँ पे मालवा में काफ़ी दुर्गति हुई थी, काफ़ी लूटपाट हुआ था, जिसका विवरण जो है परमारों की जो उदयपुर प्रशस्ति है उसमें एवं अन्य उत्कीर्ण लेखों में मिलता है। ये जो युद्ध था ये लगभग 1070 ईस्वी के लगभग हुआ था और 1073 ईस्वी में जो परमार शासक उदयादित्य थे उन्होंने कर्ण को पराजित कर दिया था और इस बार फिर से मालवा पर परमारों का शासन स्थापित कर लिया था। कर्ण का जो राज्यकाल है 1071 ईस्वी 1041 ईस्वी से लेकर के 1073 ईस्वी तक था। काफी बड़ा ये कार्यकाल है। इसके बाद इनका पुत्र जो यश कर्ण कलचुरी राज्य का जो राजा बने, परंतु वे भी इस बड़े राज्य को नहीं संभाल पाए और एक एक कर करके जो राज्य थे, जो हिस्से थे, वो सब अलग होते गए और दूसरे के हाथों में चले गए। यहाँ तक एक समय ऐसा आया था इनका जो राज्य था सिर्फ बघेलखंड के आसपास ही सीमित होकर के रह गया था। यशकर्ण के कार्यकाल के 2 अभिलेख खैरहा तथा जबलपुर में प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आप देखोगे कि यशकर्ण का जो पुत्र है गयाकर्ण, ठीक है, 1123 ईस्वी में लगभग राज सिंहासन पर बैठते हैं। इनके अभिलेख जो 2 मेन है तेवर तथा बहुरी बंद में मिले थे और कहा जाता है कि जो चंदेल नरेश मदन वर्मन थे उनके दबाव में आकर के गयाकर्ण ने बघेलखंड का जो प्रदेश है वो छोड़ दिया था और यहाँ तक कि जो छत्तीसगढ़ के जो कलचुरी नरेश जो कि अब तक कहीं ना कहीं त्रिपुरी मुख्य शाखा के अधीन रहते थे, उन्होंने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। और होता क्या है, जिससे ये गयाकर्ण नाराज हो जाते हैं और अपनी मंत्री जो हैं रतन देव को जो वहाँ के जो राजा रहते हैं रतन देव, उनको पराजित करने के लिए बड़ी भारी सेना भेजते हैं, लेकिन उल्टा ये होता है कि गयाकर्ण खुद ही पराजित हो जाते हैं। इसके बाद गयाकर्ण के जो 2 पुत्र हैं नरसिंह और जयसिंह क्रमशः गद्दी पर बैठेंगे। नरसिंह के समय राजनीतिक घटना को कोई विशेष विवरण नहीं है। उनके राज्यकाल के 3 अभिलेख अलाघाट, भेड़ाघाट तथा लाल पहाड़ में प्राप्त हुए हैं। कहा जाता है कि इनका राज्यकाल जो है 1153 ईस्वी से लेकर के 1163 ईस्वी तक रहा होगा। इसके बाद इनका छोटा भाई जयसिंह त्रिपुरी पर राजा बनते हैं और इनके शासनकाल के 5 अभिलेख जो है करणबेल, तेवर, जबलपुर तथा रीवा में प्राप्त हुए हैं। उसके बाद कहते हैं कि जो माना जाता है, जो विभिन्न स्रोत हैं इतिहास के, उससे माना जाता है कि जो चंदेलों ने काफ़ी परेशान करके रखा था जयसिंह को और ये बहुत दिन तक ये भी कोई राज नहीं कर पाए और काफ़ी उथल पुथल भरा इनका समय था। उनके शासनकाल में एक सामंत जो था कौरव वंशी सलक्षण उसका नाम था, उसने क्या करा था, इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो जो विजय सिंह के जो मंत्री रहते मलय सिंह,
इन्होंने इस विद्रोह को सफलतापूर्वक कुचल दिया था। इस घटना का जो उल्लेख है रीवा में प्राप्त मलय सिंह के अभिलेख में मिलता है। विजय सिंह कलचुरी राजवंश के अंतिम राजा थे। पीटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 3 मार्कर में भी कभी आपको आ सकता है, लेकिन 3 मार्कर में आने की संभावना कम ही रहती है इस तरह के क्वेश्चंस की। क्वेश्चन पेपर्स को बार बार देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरह के, किस लेवल के क्या ट्रेंड है क्वेश्चंस का। और जब तक आप क्वेश्चन पेपर सामने नहीं रखोगे तो आसान नहीं होगा आपका सिलेक्शन, क्योंकि उसके पकड़ना उस चीज़ को कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से ज़्यादा पूछ रहा है, किस गहराई तक पूछ रहा है, वो आपको क्वेश्चन, चाहे पीटी आप दे रहे हो चाहे आप मेंस दे रहे हो, बहुत ज़रूरी है देना। और इसके साथ ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना भी, जितना आपने पढ़ा है उसके साथ शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम वहाँ पे बहुत कम होता है 3 घंटे में करने के लिए। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो मस्ट है और वही सफलता की कुंजी भी है। 1210 ईस्वी के लगभग चंदेल नरेश त्रैलोक्यवर्मन ने कलचुरियों के राज्य पर आक्रमण कर रीवा के आसपास के प्रदेश जीत लिए थे। और कहा जाता है कि यादव वंशी जो सिंहगण थे उन्होंने भी विजय सिंह को पराजित कर दिया था। और इस प्रकार विजय सिंह की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, यहाँ तक कि जो सागर और दमोह वाला प्रदेश, इसके साथ जो बघेलखंड का भी जो प्रदेश था वो चंदेलों के हाथ में चला गया था। और विजय सिंह केवल जबलपुर जिले तक सीमित रह गए थे और कहा जाता है कि वे भी बाद में कलचुरियों के हाथ से निकल गया था। और उनके उत्तराधिकारी जो थे महाराज कुमार अजय सिंह थे, जिनके बारे में कुछ विशेष उल्लेख नहीं है कि उनको राज्य करने का मौका मिला भी या नहीं मिला। तो इस तरह से माना जाता है जो विजय सिंह थे वे ही अंतिम शासक थे। और दमोह जिले का जो बटियागढ़ है वहाँ से प्राप्त एक अभिलेख है, शिलालेख है, 1328 ईस्वी का जो शिलालेख है, इससे पता चलता है कि 14वीं शताब्दी के आरंभ में लगभग ये प्रदेश जो था मुस्लिम लोगों के अधिकार, मुस्लिम राजाओं, यहाँ पे जो आक्रमणकारी और जो लोग आए थे जहाँ बस गए थे उनके अधिकार में पूर्णतः चला गया था। और इस प्रकार आप देखोगे कलचुरी वंश का जो मध्य प्रदेश में यहाँ से अंत हो जाता है। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म हो रहा है, थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन सब चीज़ें कवर करनी थी आपके मेंस के हिसाब से। और जैसा आप देख रहे हो कि पीटी की मार्कशीट आ गई है, तो खूब मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। और आप क्या चाहते हो और कौन से विषय पे मैं अपलोड कर दूं वीडियो, जैसा भी मुझे समय मिलेगा उसके साथ ही मैं शुरू कर दूंगी, क्योंकि मेरी जो अपनी फिजिकल क्लासेस हैं उसमें ऑनलाइन क्लासेस भी मुझे देनी होती हैं, तो मुझे टाइम अब कम रहता है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वीडियो टाइम पर अपलोड कर दूँ। तो फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।